नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में अब जल्द ही पीएम श्री पर्यटन हेली सेवा का संचालन शुरू होगा, जिसके तहत राजधानी भोपाल से कई शहरों के लिए सीधी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। भोपाल से उज्जैन के लिए अब हेलीकॉप्टर रवाना होंगे, जिससे पर्यटक और श्रद्धालु आसानी से अपना सफर पूरा कर सकेंगे। इस सुविधा की शुरुआत नवंबर महीने में हो जाएगी, जहां पर्यटकों और श्रद्धालु को एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा मिलेगी। ये हेलीकॉप्टर सेवा 3 चरणों में शुरू होने वाली है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को लेकर हुई बैठक में तैयारियों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि राज्य में 3 अलग अलग क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जा रही हैं, जहां पहले चरण में भोपाल से उज्जैन, इंदौर, मांडव और ओमकारेश्वर के बीच, वहीं दूसरे चरण की बात करें तो नर्मदापुरम जिले का हिल स्टेशन पचमढ़ी, छिंदवाड़ा का तामिया और छतरपुर जिले का विश्व धरोहर स्थल खजुराहो, और तीसरे चरण में जबलपुर से कान्हा, पेंच और पन्ना राष्ट्रीय उद्यानों तक पर्यटकों के लिए सुविधा शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग पर्यटकों को रहवास और स्थानीय परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध कराएगा, जिससे राज्य के धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों तक पहुंचना अधिक आसान हो सके। इसके अलावा प्रदेश को जल्द एक और एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है, जहां प्रदेश के 9वें एयरपोर्ट के रूप में उज्जैन एयरपोर्ट के अनुबंध से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं भी 1 नवंबर तक पूरी हो जाएंगी। इसके बाद मालवा क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा। उज्जैन में सिंहस्थ से पहले तक एयरपोर्ट से जुड़े सभी काम पूरे करने की दिशा में भी काम चल रहा है, जिससे जल्द से जल्द यहां से उड़ानों का संचालन शुरू हो सके। इसके लिए सीएम खुद लगातार हर काम पर निगरानी रख रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हेलीकॉप्टर सेवा प्रदेश के लिए अहम साबित होगी, इसलिए इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य मध्य प्रदेश को पर्यटन, संस्कृति और निवेश के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। तो पीएम श्री पर्यटन हेली सेवा की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और पर्यटन को लगातार बढ़ावा देने का काम मोहन सरकार कर रही है, और ये बड़ी सौगात रहेगी मध्य प्रदेश वासियों के लिए भी। इसके साथ ही जो विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं वो कम समय में हेली सेवा के जरिए जो पर्यटन स्थल है वहां पर पहुंच सकेंगे। लेकिन कितना इसका लाभ मिलेगा, क्या बदलाव होगा, पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिलेगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी जी जुड़ गई हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। इसके साथ ही हमारे साथ जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर शैलेश आनंद गिरी जी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है शैलेश जी। इसके साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले रमेश सर, आपका ही मैं रिएक्शन लूंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं पर्यटन और इसको आगे बढ़ाने के लिए लगातार सरकार की तरफ से कई प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम श्री पर्यटन हेली सेवा क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कितना बदलाव लाएगी, पर्यटन को बूस्टर डोज देगी, ये क्या लग रहा है? क्योंकि लगातार सरकार की कोशिशें हैं कि कैसे पर्यटन के क्षेत्र में बदलाव लाया जाए। 1 नवंबर से जो ये सेवा शुरू होगी, इससे मध्य प्रदेश और पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश कितनी कारगर साबित होगी सर? मोटे तौर पर पर्यटन को बढ़ावा देना सरकार की अच्छी नीति है। इससे अगर बाहर के लोग भी आएंगे तो स्वाभाविक रूप है जो मुद्रा का परिचालन है वो बढ़ेगा। हमारे यहाँ वो लोग होटल में ठहरेंगे, खाना भी खाएंगे, टैक्सियां भी लेंगे, घूमेंगे भी, कुछ यहाँ का लोकल शिल्प है उसको खरीद लेंगे, तो मुद्रा का इससे परिचालन बढ़ेगा। और दूसरा, ये जो मध्य प्रदेश की विशेषताएं हैं उससे दुनिया परिचित होगी, ये इससे लाभ होगा। लेकिन इसमें हमको एक सावधानी बरतना है कि पर्यटन केंद्र या 2 प्रकार के स्थान होते हैं जहां लोगों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। एक पर्यटन का केंद्र होता है, एक मनोरंजन का केंद्र होता है, और दूसरा धार्मिक केंद्र होता है, और एक आध्यात्म का भी केंद्र होता है। तो हमको इस यात्रा में ये ध्यान रख करके चलना है कि जो हमारे आध्यात्मिक के क्षेत्र हैं उनकी गरिमा और उनमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई विसंगति उत्पन्न ना हो। जो धार्मिक क्षेत्र हैं उन वो केवल मनोरंजन का साधन ना रह जाए। मोटे तौर पर अगर भारत विश्व गुरु रहा है तो जो हमारे यहाँ आध्यात्म की चेतना के क्षेत्र थे, जो साधना के क्षेत्र थे, उनकी जब जानकारी पूरी दुनिया में गई इसलिए हम विश्व के प्रसिद्ध बने। लेकिन इसमें एक हम इतिहास से हमेशा सबक लेना चाहिए। इतिहास में 2 बड़ी घटनाएं, 3 बड़ी घटनाएं ऐसी हैं कि जब बाहर से लोग आए और यहाँ की समृद्धि को देख करके गए तो उससे उन्होंने वहां के लुटेरों को आकर्षित किया। और सिकंदर से लेकर के आप देख लीजिए जितने भी बिन कासिम तक और अहमद शाह अब्दाली तक और नादिर शाह तक सब लूटने की दृष्टि से आए, क्योंकि यहाँ की समृद्धि की जानकारी पहुंची।
कुछ लोग व्यापार करने के लिए आए, वो भी यहाँ के शासक बन गए। तो कहीं ना कहीं हमको ये सावधानी बरतना पड़ेगी कि कौन लोग आ रहे हैं और कौन लोग आकर के यहाँ अपना कुछ ठिकाना बना करके कहीं हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारी समृद्धि को, हमारे ज्ञान को, उसको कलुषित कलंकित ना कर दें। पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, हर योजना का मैं समर्थक हूँ, लेकिन इसमें थोड़ी सी सावधानी इसमें बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। शैलेश जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं रमेश सर की बातों से? और दूसरी बात यह भी कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का काम लगातार सरकार कर रही है। हेली सेवा शुरू होगी तो उज्जैन की बात करें, चाहे हम ओमकारेश्वर की बात करें, या फिर और भी जो धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। कितना आसान होगा पर्यटकों के लिए, और कितना कारगर ये साबित होगा जो सोच है सरकार की कि पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसके साथ ही जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी पहुंचे और कुल मिलाकर मध्य प्रदेश को फायदा हो इसका? देखिए, फायदा तो मिलेगा पर्यटन के बढ़ावे से, किंतु जैसे रमेश जी ने बोला, विगत 15 वर्षों से मैं बोल रहा हूँ, एक बार फिर से आपके चैनल पे रिपीट करता हूँ कि पर्यटन, देशाटन, तीर्थाटन 3 अलग अलग विधाएं हैं। शासन दिग्भ्रमित है। हमारे राष्ट्र के बड़े बड़े इसके अंदर जो सुझाव देने वाले हैं, उनको ये भ्रम को दूर करना चाहिए कि हमारे धार्मिक क्षेत्र पर्यटन के केंद्र नहीं है। अभी राष्ट्र को यदि आवश्यकता है तो उद्योग को मंदिर और उद्यम को पूजा बनाने की, हमें उद्यमिता को पूजा बनाना होगा। तो मैं प्रयास ये चाहूंगा कि हम इतने अच्छे अच्छे काम कर रही है हमारी सरकार, सहमत हूँ, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, इससे कौन असहमत हो सकता है। किंतु हमारे राष्ट्र को अभी आवश्यकता है, विशेष तौर पर मध्य प्रदेश को जो आवश्यकता है वो उद्यमिता के विकास की है। हमें लोगों के अंदर कर्म भाव को जागृत करना बेहद आवश्यक है। जैसे शर्मा जी ने बताया कि देखिए, हमारे देश के अंदर एक हाथ में बाइबल, दूसरे हाथ में व्यापार की बात करने वाले अंग्रेज भी आए थे। हमारे यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली से लेकर के तो तुगलक तक इस प्रकार के लोग आए हैं। उन्होंने क्या करा? हमने हमारे आप को परोस दिया। इसको बहुत रॉ लैंग्वेज के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि हम अपने आप को परोस देते हैं। हम 7500 करोड़ की मेट्रो की योजना तो लाए, बड़ी अच्छी बात है, इंटरकनेक्टिविटी होती है। मेट्रो का आंदोलन 90s के अंदर हम लोगों ने किया था हमारे युवा काल के दौरान कि मेट्रो आना चाहिए, और इस सरकार को साधु हुआ कि उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर मेट्रो को पिछली सरकार और इस सरकार ने मिलकर के आगे बढ़ाने का काम किया। अब आप इसके राजस्व अर्जन के ऊपर भी अध्ययन करिए। आज 2 सीटर हेलीकॉप्टर यदि 5 के अंदर अंदर आता है, 2-3 करोड़ के अंदर आता है, वहीं पर 4 सीटर जो आता है 5 से 10 करोड़ के अंदर आता है। यदि हमें उस राजस्व अर्जन सही समय पे हो जाता है तो प्रदेश का विकास है, अन्यथा ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा मात्र होकर के रह जाएगा। ठीक है। मेट्रो को पहले हम स्थापित कर ले, हम जितनी सुविधाएं है ना उनको चरणबद्ध तरीके से स्थापित करें, ये मेरा विनय है, उनसे आग्रह है। और मोहन सरकार से मैं बहुत अपेक्षा रखता हूँ, क्योंकि उनके विजन के अंदर हर प्रकार का क्षेत्र है, तो उस क्षेत्रों को स्टेप बाय स्टेप हड़बड़ी का निर्णय न ले। मैं हेलीकॉप्टर का निर्णय का समर्थन करता हूँ, किंतु पर्यटन को बढ़ावे का हड़बड़ी का निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे की उद्यमिता को बढ़ाना है। देशाटन के क्षेत्र यानी कि अध्ययन के क्षेत्र, हमारे यहाँ का जो एजुकेशन है विक्रमशिला का, विक्रमादित्य का, अहिल्या का, ये बड़ा व्यापक है, इनको बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। तो खुद शिक्षा मंत्री भी रहे इसके पूर्व में, उन्हें सारी चीजों का अंदाजा है, ज्ञात है। तो हमें विक्रमादित्य के आधार पर यदि हमारे चहु ओर यश को विक्रमा बनाना है, यानी बेहद यशस्वी बनाना है, तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश पूरे भारत का एक नैतिक भाग्य का निर्धारक रहा है। यानी हम नैतिकता का परिचालन जो रहेगा, ठीक है शैलेश जी, परिचालन जो रहेगा, ठीक है शैलेश जी, कैसे कर सकते। ठीक है। वंदना जी, आप क्या कहेंगे जो शैलेश जी एक बात कह रहे हैं कि कितना सक्सेसफुल ये हो पाता है? क्योंकि मंशा ठीक है, साधुवाद दे रहे हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं कि हेली सेवा शुरू होगी, लेकिन ये सक्सेसफुल कितना हो पाता है आने वाले समय में? क्या वाकई जो सोच सरकार ने रखी है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, राजस्व की बढ़ोतरी होगी, क्या ये संभव आपको नजर आ रहा है? जी नमस्कार सभी सम्मानित पैनल के सदस्यों को। देखिए, जिस प्रकार से ये अभी चर्चा चल रही थी, सबसे बड़ी बात तो किसी भी राज्य की इकोनॉमी में या राजस्व में पर्यटन एक बहुत बड़ी भूमिका में होता है। और मध्य प्रदेश को अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में पर्यटन और धार्मिक पर्यटन दोनों स्थल हैं। तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में उज्जैन है,
या हम ओमकारेश्वर देखें, अमरकंटक देखें, विभिन्न प्रकार के तीर्थाटन के स्थान हैं। उसके बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क है और ऐसे ओरछा है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर विभिन्न देशों से तक पर्यटक आते हैं। तो अगर हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे तो राजस्व में तो अवश्य ही वो बढ़ोतरी करेगा। उसके साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश को एक गौरव भी मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश जिस प्रकार से विकास की पटरी पर आगे दौड़ रहा है, तो मध्य प्रदेश को अब लोग जानते हैं, सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश पहले एक कृषि प्रधान प्रदेश कहलाता था, पर अब हम उद्योग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, हम आईटी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। विभिन्न प्रकार के आपने देखा हमारे यहाँ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ये सारे हुए, उसमें विभिन्न प्रकार के उद्योगपति भी यहाँ पर आए। और हमारे यहाँ आज हर ब्रांड के जितने भी ब्रांड होते हैं, चाहे ताज हो, मैरियट हो, हर ब्रांड के होटल्स भी अपने यहाँ पर होटल्स लगा रहे हैं। शेल्टन का भी यहाँ पर होटल ओपन, चेन ऑफ होटल्स ओपन होने का चल रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं विकासशील से विकसित की ओर ले जाने का प्रयास है। और उस प्रयास में एक प्रयास मेट्रो है, एक प्रयास ये हेली सेवा है, और विभिन्न प्रकार के प्रयास इसलिए किए जा रहे हैं ताकि जो विकसित राज्य हैं हम उनकी श्रेणी में आ सके। आज अगर हम कृषि के मामले में कहें तो हमारा मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 है। अगर हम पर्यटन के मामले में भी कहें तो मध्य प्रदेश में कोई कमी नहीं है। बस हमें ब्रांडिंग सही तरीके से करने की जरूरत है, और हमारे यहाँ जितने भी पर्यटक आते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, या जब वो कंपैरिजन करें दूसरे राज्यों से, मान लीजिए महाराष्ट्र से अपना कंपैरिजन करते हैं, तो हाईवेज हो या फिर तीर्थ स्थलों में किस प्रकार की सुगमता प्रदान होती है, या फिर होटल्स हो या रेस्टोरेंट्स हो, इन सब चीजों की जो सुविधा है वो सही तरीके से उन्हें मिल रही है या नहीं। क्योंकि देखिए, जब कोई पर्यटक पर निकलता है तो कुछ चीजों का बहुत ज्यादा उसमें रोल हो जाता है। एक हो जाता है अगर कोई सड़क मार्ग से आ रहा है तो रोड किस प्रकार की रोड है, वहां पहुंचने के लिए किस प्रकार की सुगमता है। अगर ट्रेन से आ रहा है, एरोप्लेन का यूज कर रहा है, तो कितना नियरेस्ट एयरपोर्ट है, कितना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, ये सारी चीजें लोग देखकर ही पर्यटन पर निकलते हैं। उसके बाद वहां पर जाकर देखते हैं कि वहां पर रहने खाने की किस प्रकार की सुविधाएं हैं। तो ये सारी चीजें आपने देखा उज्जैन में किस प्रकार से आज उज्जैन का नक्शा ही बदल गया। उज्जैन में जब से महाकाल लोक बना है, तो आप देखिए कितनी वहां पर पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। लाखों पर्यटक एक दिन में संख्या के हिसाब से देखें तो कई बार लाख से भी ज्यादा, 3 लाख तक तीर्थयात्री वहां पर तीर्थाटन के लिए आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अगर हम विकसित करेंगे तो उससे हमारे पर्यटकों की जो नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं वो बढ़ेंगे। बिल्कुल, पर्यटकों की तादाद बढ़ेगी। विदेशी पर्यटकों का भी जिस बढ़ेगी। तरीके से आप जिक्र कर रही हैं कि वो आएंगे तो बेहतर कनेक्टिविटी होगी, कम समय में ट्रैवल कर सकेंगे, तो ऐसे में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। रमेश सर, अगर उज्जैन की बात हो रही है, जिस तरीके से अभी वंदना जी कह रही थी, महाकाल लोक जब से बना है तब से ज्यादा विदेशी पर्यटक भी पहुंच रहे हैं, और पर्यटन के क्षेत्र में हमने देखा है बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है। आने वाले समय में सिंहस्थ भी है, ऐसे में हेली सेवा जो है सिंहस्थ के लिए कितना उपयोगी साबित होगी। साथ ही साथ उज्जैन में आने वाले समय में एक एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो रहा है, इससे क्या लग रहा है कितनी कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ेगी। और आसपास के जो क्षेत्र है, मालवा की हम बात कर ले, वहां पर भी जो पर्यटन से जुड़े हुए व्यवसाय है वो भी बढ़ेंगे और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि लोग अगर आएंगे तो कनेक्टिविटी बढ़ जाने से इकोनॉमी बढ़ेगी। जैसा कि मैंने सबसे पहले कहा, पूज्य स्वामी जी ने भी कहा, मुद्रा का परिचालन बढ़ेगा, उससे क्षेत्र की समृद्धि बढ़ेगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इन तीनों स्थलों में अंतर तो समझिए। कान्हा हो गया, खजुराहो हो गया, पचमढ़ी हो गया, ये पर्यटन के केंद्र हैं, वहां लोग खूब जाएं और मस्ती के साथ रहें। उज्जैन जो है वो तीर्थ स्थल है, वहां पवित्रता का भाव रहे। ओंकारेश्वर वो तपोस्थली है, वो तीर्थ से भी एक कदम आगे है। वहां अगस्त मुनि आए हैं, कपिल मुनि की वहां साधना स्थली रही है, पूज्य आदि शंकराचार्य जी को ज्ञान मिला है। उसमें अगर इस तरह की भीड़ आएगी और अलग तरह के लोग वहां पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र जाना पाओ की जो पहाड़ी है, जो भगवान परशुराम जी का अवतरण स्थल माना जाता है, वहां से लेकर के ओंकारेश्वर तक अगर आप वहां पर जाएंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों की आपकी कृपा रही और थोड़ा बहुत पैदल चल लेंगे, वहां पर अनेक स्थान ऊर्जावान है, रोंगटे खड़े होते हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां खड़े होते हैं, लेकिन ये साधारण नहीं है। वो सारे के सारे स्थान, जब विदेशी आएंगे अपने साथ शराब लेकर आएंगे, कई तरह की चीजें होंगी, वो स्थान अपवित्र होंगे।
तो हमको अंतर बना करके चलना चाहिए क्षेत्र की। ठीक है वंदना जी। हमारे साधना स्थलों की पवित्रता जो है वो स्थापित रहना चाहिए। तीर्थ बढ़ा दीजिए, तीर्थ बढ़ा दीजिए, पर्यटन केंद्र पर जो मर्जी आए कर दीजिए, लेकिन साधना स्थलों को तो थोड़ा सा अंतर आपको करके चलना ही पड़ेगा। जी ठीक है वंदना जी, क्या कहेंगी आप, जो रमेश सर कह रहे हैं कि जो पवित्रता है धार्मिक स्थलों की, उसको बनाए रखना एक बड़ी चुनौती हो सकती है? जी बिल्कुल, माननीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने जो कहा वो बिल्कुल सही बात कही, और उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपने देखा उज्जैन में किस प्रकार से हमने शराब पर बैन लगाया है, और जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनमें हमने शराब पर बैन लगाया है। तो कहीं ना कहीं ये जो हम पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे धर्म को अगर कोई प्रभावित करेगा, कोई हमारे धर्म में हस्तक्षेप करेगा या हमारे धर्म को दूषित करने की कोशिश करेगा, इस चीज के सपोर्ट में हम कभी भी नहीं है, इस चीज के समर्थन में कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हम अपने आप को बार बार अभी कहते हैं कि हाँ, हम हिंदुत्व को आगे बढ़ाने वाली पार्टी हैं, हम हिंदुत्व का झंडा बुलंद करेंगे, हिंदुत्व को आगे ले जाएंगे, क्योंकि हम एक हिंदू राष्ट्र में रहते हैं। और अगर हम अपने हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, सनातन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि विश्व पटल पर हमारे सनातन का डंका बजे। लेकिन अगर कोई हमारे धर्म को दूषित करने का, चाहे वो पर्यटक हो या कोई भी हो, दूषित करने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सतर्क है, चाहे जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हो वहां पर भी पुलिस सतर्क है, सजग है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी प्रकार की मांस मदिरा की बिक्री वहां ना हो, कोई भी मांस मदिरा का सेवन ना करे, क्योंकि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी धर्म को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी भी वो ये नहीं चाहेंगे, और ना ही उन्होंने कभी इस प्रकार की कोई भी किसी भी चीज को समर्थन दिया है कि यहाँ पर हमारे धार्मिक क्षेत्रों में आकर कोई अधर्म का कार्य करे। आप देखिए उज्जैन में जिस प्रकार से मांस मदिरा की दुकानों को बंद करा दिया गया है, या बाकी तीर्थ स्थानों में भी, तो ये कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का धर्म की ओर बढ़ाया हुआ एक कदम है कि सनातन तो आगे बढ़ेगा पर सनातन को कोई दूषित नहीं कर पाएगा। अब जिस प्रकार से माननीय कह रहे थे कि जाना पाओ की पहाड़ी से, तो उसी प्रकार से अमरकंटक के विषय में जब हम बात करेंगे तो अमरकंटक में ऐसे बहुत सारे दुर्गम स्थल हैं जहां तक पहुंच पाना सिर्फ पैदल मार्ग से ही संभव है। तो देखिए उनकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए, ताकि वहां पर किसी भी प्रकार का प्रदूषण, किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो, वहां पर हम किसी भी प्रकार का इस प्रकार का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि वहां तक हेलीकॉप्टर जाए या वहां तक रोड बने। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक पर्यटक स्थल से दूसरे पर्यटक स्थल तक यात्री सुगम तरीके से पहुंचे, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी हमारे धार्मिक क्षेत्रों की है या हमारे पर्यटक स्थलों की है, उनको हम प्रभावित नहीं करेंगे। पचमढ़ी में भी जो धार्मिक क्षेत्र है, धार्मिक, देखिए वहां पे भी जटाशंकर जी का मंदिर है, विभिन्न प्रकार के ऐसे मंदिर है जहां पर पैदल मार्ग से ही जाया जा सकता है। तो वहां पर हम ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जाकर आसानी से कोई पहुंच जाए, क्योंकि देखिए जब धर्म की राह पर व्यक्ति चलता है तो थोड़ा सा अगर कष्ट उठाता है तो तभी सही तरीके से धर्म की राह पर चलना कहलाता है। भगवान राम ने भी कष्ट उठाए थे, भगवान श्री कृष्ण ने भी कष्ट उठाए थे, तो हम तो मनुष्य हैं, अगर हम अपने देव दर्शन के लिए थोड़ा सा कष्ट सह लेंगे तो उसमें कोई गलत नहीं है। और जो नहीं सहना चाहता वो पर्यटन करे और जाए, पर्यटक स्थलों तक आए और वहां से जाए। धार्मिक क्षेत्रों में इस प्रकार की। शैलेश जी, वंदना जी जो ये बात कह रही हैं कि ये जो बात आपने कही कि स्वच्छता धार्मिक स्थलों की बनी रहे, इससे कोई खिलवाड़ ना हो, विदेशी पर्यटक आए तो यहाँ पर माहौल ना बिगाड़ें, और रमेश सर भी जो बात कह रहे थे, महामंडलेश्वर होने के नाते आपको क्या लग रहा है, सरकार ये जो बात कह रही है, वंदना जी ने जो अभी बात कही कि नियम कायदे होंगे, इसका भी खास ख्याल सरकार की तरफ से रखा जा रहा है, और क्या सुझाव आप देना चाहते हैं, क्या सतर्कता बरतनी चाहिए सरकार को भी, ताकि ये जो एक रमेश सर बात कह रहे हैं कि स्वच्छता के साथ खिलवाड़ ना हो, क्योंकि धार्मिक स्थानों की अगर हम बात करें वहां पर भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, एक जो तीर्थाटन की बात भी की जा रही है कि मनोरंजन से जोड़कर इसे ना देखा जाए। देखिए उज्जैन का वास्तु बिगड़ गया। मैं इस विषय के ऊपर बड़ा आलोचनात्मक नहीं कहूंगा, पर क्रिटिकल एनालिसिस में कहूंगा। हम हमारे गोवा की स्थिति हमने क्या कर दी, परशु दुर्वासा का क्रोध भट्टारक के रूप में श्री विद्या का सबसे बड़ी तपस्थली थी गोवा। पुर्तगालियों के बाद में चलो तो चले गए, कुछ रह गए, बाद में कितनी सत्ताएं आई, पक्ष की विपक्ष की, जितनी राजनीतिक दलों की आई, क्या गोवा की वो पुण्य शुद्धि हो पाई? एक बार पर्यटन आना चालू हुआ ना धार्मिक नगरों के अंदर, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसको सुधारने के लिए आपको आज नहीं तो कभी नहीं ये वाले निर्णय के ऊपर काम करना होगा। हमने
देशाटन की बात करी थी हमने, बोला था कि यदि महाकाल लोक बनाना है तो महाकालेश्वर मंदिर से कम 15-20 किलोमीटर दूर पे बनाइए, क्योंकि वो देशाटन का क्षेत्र है, वो एजुकेशनल एक्सकर्शन का सेंटर होगा। उसके बाद में आपको पर्यटन का क्षेत्र बनाना है, ठीक है, पचमढ़ी है, बहुत सारे ऐसे स्थान है जहां पर आप बना सकते हैं। आप देखिएगा शंकर का पथ संचलन हो या शंकराचार्य का हो, जब शंकर भगवान निकले तो 12 ज्योतिर्लिंग जहां जहां पर उनके पद चिन्ह है, जहां जहां पर उनका अवतरण है, बड़े शांति प्रदेश थे। उज्जैनी केंद्रक होने के कारण यह नाभिकीय शिवलिंग है और ये बड़ा शांति प्रदेश था। आज क्या उज्जैन में वो शांति रह पाई है? हम रोजगार की बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है, रोजगार के लिए आपके पास उद्योग है, आपके पास में उद्यमिता है, आप राजस्व अर्जन करना चाहते हैं तो मठ मंदिरों को आप स्वायत्त बनाइए, उनको एजुकेशन के सेंटर बनाइए, साधना के केंद्र बनाइए, उन्हें मनोरंजन के केंद्र मत बनने दीजिए। ये मैं किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के नहीं, ये बहुत बड़ी चेतावनी के साथ में कह रहा हूँ, क्योंकि जहां जहां पर पर्यटन केंद्र बने हैं उनका आमूल, शर्मा जी ने कहा ही है, वहां पे शराब शबाब कबाब सब चलता है। मैंने गंगा पे क्रूज का विरोध करा, जबकि गंगा के नमामि गंगे के ऊपर मैंने स्वयं ने काम करा, यमुना की शुद्धि पे काम करा, अब शिप्रा की प्रदक्षिणा निकालने जा रहा हूँ परसों से। तो ये क्यों कर रहा हूँ? हमारी सत्ताओं को चाहिए उन नदियों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे, पर्यावरण के ऊपर ध्यान दे, रोजगार के ऊपर ध्यान दे, किंतु हर जगह की अपनी एक सैंक्टिटी है, अपनी एक पवित्रता है, उस पवित्रता को बरकरार रखें। ऐसा नहीं है कि सरकार की मंशा पे मेरा कोई संदेह, किंतु क्रियान्वयन पे सदैव संदेह रहा है। किसी की भी सत्ता है, उनके क्रियान्वयन के अंदर अर्थ का अनर्थ होने की संभावनाएं बेहद होती है। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अभी से ही हमें इस पे सख्ती रखनी होगी। वंदना जी, आप अपने पक्ष को ये समझाएं कि यदि हम देशाटन, पर्यटन, तीर्थटन को बाइफर्केशन करके रखेंगे, इनके डिविजन को सुनिश्चित करके रखेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, तो निश्चय ही मध्य प्रदेश सिर्फ भारत का ही नहीं, विश्व इसकी ओर देख रहा है। मैं आपको बहुत डायरेक्टली बोल रहा हूँ, एक साधु के रूप में, विश्व का सर्वोत्तम नेतृत्व यदि निकलने की संभावना है, सर्वोत्तम विचार निकलने की संभावना है, तो वो मध्य प्रदेश से। यहाँ पर प्रथम सभ्यता का जन्म हुआ, चरमेश शर्मा जी ने पिछली बार हमें समझाया था, यहीं से हमारे मानव का उद्गम होता है, सभ्यताओं का निर्धारण होता है। तो हम सभ्यता का यदि कोई एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं तो हमको बेहद सोच समझ करके निर्णय लेने होंगे। और मेरा विश्वास है कि हम आप सब मिल करके जब किसी को कोई बात कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो इस चीज को समझेंगे और उसके ऊपर बेहद व्यापक निर्णय लेंगे। ठीक है रमेश सर, आप क्या कहेंगे जो बात कह रहे हैं शैलेश जी? इसके साथ ही एक और सवाल रहेगा मेरा कि हेली सेवा की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि दुर्घटनाएं और सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं रहती हैं वो भी बढ़ जाती हैं। इस पॉइंट को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से जो स्वामी जी ने कहा लगभग सारी की सारी बात बिल्कुल सही उन्होंने बात कही, और अतीत के अनुभव और भविष्य का दर्शन दोनों स्वामी जी की बात में सम्मिलित है, तो हमको सावधानी बरतना ही पड़ेगी। दूसरी, हेली सेवा समय की जरूरत है, हेली सेवा आपको करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सावधानी के तौर पर दुर्घटना की दृष्टि से आपको उससे बचना चाहिए, और बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि मान लीजिए उज्जैन से कोई पर्यटक या तीर्थ यात्री या कोई साधना का प्रेमी उज्जैन से ओंकारेश्वर जा रहा है, तो बजाय सीधा हेली पर जाने के बजाय वो सड़क मार्ग से निकले, और वो भी धीमी गति से निकले। उसके आसपास के जो चीजें हैं, वो जो ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा, उस ऊर्जा से वो परिचित होता हुआ चले, तब उसके अंदर प्रभाव होगा, और उसके अंदर प्रभाव होगा तब वो भारत को विश्व गुरु मानेगा, जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, पूज्य आदि शंकराचार्य जी ने किया था। तो हमको उस क्षेत्र की जो मौलिक ऊर्जा है, मान करके चलिए, विज्ञान कितनी ही प्रगति कर ले, आज विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है कि हर 14 किलोमीटर के बाद भूमि की संरचना बदल जाती है, उसकी कोशिकाएं बदल जाती हैं, जिसके कारण मनुष्य का रंग, रूप, बोली, वाणी, फसल पर असर पड़ता है। भाई, जहां सेब होते हैं अकेला क्यों नहीं होता? तो कहीं ना कहीं वो जो भू रचना होती है, भू रचना केवल फसलों पर ही प्रभाव नहीं डालती, मनुष्य के स्वभाव पर, मनुष्य के जीवन पर, उसकी चेतना पर भी प्रभाव डालती है। तो जब वो लोग सड़क मार्ग से जाएंगे, उस चेतना से परिचित होंगे, उन हजारों लोगों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो उस चेतना से कोई ऊर्जा ग्रहण करे और यहाँ की बात ले जाकर के अपने देश में जाकर के उसको प्रचारित करे। ऐसे इतिहास हुए हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, समय ज्यादा हो रहा है, वो जो विदिशा में एक हेलियोदर का स्तंभ बना हुआ
हुआ है। वो जिन दिनों आया था वो यूनानी था, वहां का प्रतिनिधि था, लेकिन जब वो वहां घूमा और एक गुफा में गया, उस गुफा के बाद उसकी चेतना बदल गई और उसने वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया और वहां पर वो स्तंभ आकर के खड़ा हुआ। कितने लोग हैं जो विदेशी यहाँ आए हैं। ठीक बात आप कह रहे हैं, ठीक बात आप कह रहे हैं। जो बात आपने कही सर, समय की कमी है इसलिए आपको धन्यवाद करना पड़ रहा है। रमेश सर बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही वंदना जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार की तरफ से काम किए जा रहे हैं और अब एक बड़ी सौगात स्थापना दिवस के मौके पर सरकार देगी। हेली सेवा की शुरुआत होगी जो कि पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, राजस्व में बढ़ोतरी होगी और विदेशी पर्यटकों की तादाद भी बढ़ेगी। सरकार को फायदा होगा, इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।